हेलो एवरीवन। कल तक हमने पढ़ा था कि भाई जूल थॉमसन इफेक्ट क्या होता है, म्यू जेटी क्या होता है, ठीक है, कैसे वो डिराइव हुआ फॉर्मूला, वो सब पढ़ा था। अब एक टर्म पढ़ते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर, जो जूल थॉमसन कॉफिशिएंट में आता है कि इन्वर्जन टेम्परेचर होता क्या है। इन्वर्जन टेम्परेचर उसे बोलते हैं टेम्परेचर बिलो विच गैस बिकम्स कूल, टेम्परेचर बिलो विच गैस बिकम्स कूल या गैस शो कूलिंग इफेक्ट, उसको बोलते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर। क्या लिखेंगे? इन्वर्जन टेम्परेचर। इन्वर्जन टेम्परेचर को टीआई से रिप्रेजेंट करेंगे। इन्वर्जन टेम्परेचर क्या कहेंगे? गैस बिलो विच नहीं, टेम्परेचर बिलो विच गैस शो कूलिंग इफेक्ट। टेम्परेचर बिलो विच गैस शो कूलिंग इफेक्ट इज नॉन एज इन्वर्जन टेम्परेचर, उसको टीआई से डिनोट करते हैं। तो इन्वर्जन टेम्परेचर का फॉर्मूला क्या आएगा आपने? 2A अपॉन RB, ये है आपका इन्वर्जन का टेम्परेचर, जहां पर A और B क्या है आपके? वॉन्डरवॉल कांस्टेंट है, जहां पर A और B आपके वॉन्डरवॉल कांस्टेंट है। अब आपकी एक टर्म आती है बॉयलर टेम्परेचर, जो आप गैस वाले चैप्टर में पढ़ोगे। बॉयलर टेम्परेचर क्या होता है? A अपॉन RB। ओके, बॉयलर टेम्परेचर क्या होता है आपका? A अपॉन RB। तो इन्वर्जन टेम्परेचर आपका क्या है? 2A अपॉन RB। और बॉयलर टेम्परेचर क्या है? A अपॉन RB। बॉयलर टेम्परेचर किसे कहते हैं? बॉयलर टेम्परेचर किसे कहेंगे? टेम्परेचर एट विच गैस शो आइडियल बिहेवियर। वो टेम्परेचर जिसपे गैस आइडियल बिहेवियर शो करती है उसे क्या कहते हैं? बॉयलर टेम्परेचर। तो आपका इन्वर्जन टेम्परेचर क्या है? 2A अपॉन RB। तो टीआई को आप क्या लिख सकते हो? इन्वर्जन टेम्परेचर को A अपॉन RB की जगह बॉयलर टेम्परेचर लिख सकते हो, तो 2B। तो आपका ये एक और फॉर्मूला आ गया इन्वर्जन टेम्परेचर का। अगर आपको बॉयलर टेम्परेचर दे रखा है, उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका इन्वर्जन टेम्परेचर आ जाएगा। या फिर आपको A और B दे रखे हैं तो भी आप इन्वर्जन टेम्परेचर निकाल सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर आपका टेम्परेचर गैस का इन्वर्जन टेम्परेचर से ज्यादा है, टेम्परेचर इन्वर्जन टेम्परेचर से ज्यादा है, इसका मतलब क्या हो गया? गैस हीटिंग शो कर रही है, हीटिंग इफेक्ट होगा। अगर टेम्परेचर इन्वर्जन टेम्परेचर से ज्यादा है तो क्या होगा? हीटिंग इफेक्ट शो करेगा। जैसे कि एग्जांपल क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन का क्या होता है? -42 डिग्री सेंटीग्रेड। और हीलियम का क्या होता है? 242 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम के लिए इन्वर्जन टेम्परेचर है। इतना नीचे नेगेटिव में इन्वर्जन टेम्परेचर, ठीक है। तो हाइड्रोजन और हीलियम क्या होती है? एडियाबैटिक एक्सपांशन करने पर वो हीटिंग इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। लेकिन जब आपका टेम्परेचर इन्वर्जन टेम्परेचर से कम है, आपका टेम्परेचर अगर इन्वर्जन टेम्परेचर से कम है, यही तो डेफिनेशन है, टेम्परेचर बिलो विच गैस शो द कूलिंग इफेक्ट नॉन एज इन्वर्जन टेम्परेचर। तो आपका टेम्परेचर इन्वर्जन टेम्परेचर से कम है, मतलब क्या हो रहा है? वहां पे कूलिंग इफेक्ट शो हो रहा है, वहां पे कूलिंग इफेक्ट शो होगा। एग्जाम्पल क्या जाएगा? मोस्ट ऑफ रियल गैस। ओके, और जब टेम्परेचर आपका और इन्वर्जन टेम्परेचर दोनों इक्वल हो जाएंगे तो वहां पे क्या होगा? नो इफेक्ट। मतलब वो गैस कौन सी होगी? आपकी आइडियल गैस होगी। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको सीधे ये पूछेगा कि किसी गैस का इन्वर्जन टेम्परेचर इतना है तो गैस कूलिंग इफेक्ट कब शो करेगी। अगर किसी गैस का इन्वर्जन टेम्परेचर 300 केल्विन है तो गैस कब शो करेगी कूलिंग इफेक्ट? जब आप 300 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जाओगे। बात समझ में आ रही है? उस गैस का इन्वर्जन टेम्परेचर 300 केल्विन है। किसी गैस का अगर इन्वर्जन टेम्परेचर 300 केल्विन है तो गैस कूलिंग इफेक्ट 300 केल्विन से नीचे शो करेगी, न कि 300 केल्विन के ऊपर। बात समझ में आ रही है आपको? आपको दे रखा है कि गैस का इन्वर्जन टेम्परेचर 300 केल्विन है और सवाल क्या पूछा है कि कूलिंग इफेक्ट कब शो करेगी? तो लेस देन 300 केल्विन पर गैस कूलिंग इफेक्ट शो करेगी, न कि इक्वल टू 300 केल्विन। बात आई समझ में कि कूलिंग इफेक्ट कब शो करेगी? जब टेम्परेचर बिलो होगा। ये बिलो का मतलब क्या है
कि 300 केल्विन से नीचे जाओगे तब कूलिंग इफेक्ट होगा, न कि 300 केल्विन पर ही कूलिंग इफेक्ट हो जाएगा। बात आगे समझ में आपको? तो ये बात होगी कूलिंग इफेक्ट के इमर्जन टेम्परेचर क्या होता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हमने जो कल एक एक्सप्रेशन पढ़ा था, एक फॉर्मूला म्यू जेटी का, म्यू जेटी इक्वल टू क्या था, dt अपॉन dp कांस्टेंट एंथैल्पी पर इक्वल टू -1 अपॉन cp dh अपॉन dp कांस्टेंट टेम्परेचर पे, यही तो पढ़ा था। ठीक है, अब अगर मैं वंडरवॉल गैस की बात करूं, फॉर वंडरवॉल गैस, ठीक है, उसमें मैं क्या कर सकता हूं, -dh अपॉन dp कांस्टेंट टेम्परेचर की जगह पर 2a अपॉन RT -1 लिख सकता हूं। ये चीज इसके इक्वल कैसे है, इसका डेरिवेशन है जो अपने काम का नहीं। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको वंडरवॉल गैस की बात करें तो आपके पास दो फॉर्मूले आ जाएंगे, dt अपॉन dp, ये क्या, यही तो आपका म्यू जेटी है, जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट। तो आप इसकी जगह माइनस, इसकी जगह क्या लिख सकते हो, ये 2a अपॉन RT -1, ये क्या हो गया आपका, बार 1 अपॉन CP है ये। ओके, बात समझ आ रही है आपको कि आप dh अपॉन dp की जगह 2a अपॉन RT -1 लिख सकते हो। ठीक है, अब आपका इन्वर्जन टेम्परेचर क्या था, 2a अपॉन R भी था। यहां से मैं अगर 2a अपॉन R की बात करूं तो किसके बराबर आ जाएगा, TI, ये B यहां चला जाएगा तो 2a अपॉन R आ जाएगा। अगर मैं B को यहां भेज दूं तो 2a अपॉन R आ गया, तो 2a अपॉन R की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, TIB 1 अपॉन CP, क्या लिख सकता हूं, इन्वर्जन टेम्परेचर इंटू B, सॉरी यहां पे -B है, 2a अपॉन RT -B है ये इसकी जगह, RT -B, ये आपका क्या आ गया, म्यू जेटी आ गया भाई। आपका dh अपॉन dp इसके बराबर है 2a अपॉन RT -B के बराबर। ठीक है, इसको डिराइव भी कर सकते हैं बट वो डेरिवेशन अपने काम का नहीं, अपन को इस फॉर्मूले से मतलब है 2a अपॉन RT -B। आगे और भी डेरिवेशन आएंगे तो वो जो काम के उनको याद रखे तो ज्यादा बेटर रहेगा, इसका कोई इतना है नहीं डेरिवेशन की कहां से आया ये। ठीक है, तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन CP TIB -B। अब B कॉमन आ रहा है तो B को आप बाहर ले लो, तो B अपॉन CP TI अपॉन T -1, ये क्या आ गया आपका, म्यू जेटी। तो ये आप एक फॉर्मूला बन गया, ये भी फॉर्मूला है, ये भी एक्सप्रेशन है। तो ठीक है, आपको जो वैल्यू दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला यूज करना है। अगर ये दे रखा है तो ये रखोगे आप, और इस फॉर्म में पूछ सका है तो इस फॉर्म में आप निकाल सकते हो। CP आपको पता होगा, इन्होंने टेम्परेचर दे रखा है, ये दोनों टेम्परेचर दे रखे हैं, तो आप म्यू जेटी जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब कंपेयर कर लेते हैं थोड़ा। तो आपको अगर मैं फॉर्मूला लिखूं ये एक लाइन में, क्या आ जाएगा, म्यू जेटी इक्वल टू dt अपॉन dp कांस्टेंट एंथैल्पी पे आइसो एंथैल्पिक होता है, -1 अपॉन CP dh अपॉन dp कांस्टेंट टेम्परेचर पे, या इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं, B अपॉन CP TI अपॉन T -1। ओके, अब यहां पे बात करता हूं मैं, अगर आपका टेम्परेचर ग्रेटर देन क्या है, TI, अगर टेम्परेचर आपका ग्रेटर देन TI है तो आपका म्यू जेटी की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो क्या होगा, TI अपॉन T, अगर टेम्परेचर ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये वैल्यू कम है, तो वैल्यू किस में आएगी, ये लेस देन 1 आएगी। जब टेम्परेचर ज्यादा है, TI कम है, तो ये लेस देन 1 आएगी। इसका मतलब क्या हुआ, TI अपॉन T जो -1 है वो आपका क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। भाई ये ओवर वैल्यू 1 से कम है, मतलब माइनस है, माइनस क्या, माइनस में वैल्यू आएगी, तो आपका म्यू जेटी क्या आ जाएगा, म्यू जेटी आपका नेगेटिव आ गया, मतलब वहां पे हीटिंग इफेक्ट होगा। गैस क्या करेगी, हीटिंग शो करेगी, गैस क्या करेगी, हीटिंग बिहेवियर शो करेगी। अब आपका टेम्परेचर इन्वर्जन टेम्परेचर से कम है तो क्या हो जाएगा, TI अपॉन T आपका क्या आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा।
भाई जब Ti ज्यादा ऊपर की वैल्यू बड़ी नीचे की वैल्यू कम है तो उसका डिवाइड करोगे तो पॉजिटिव आएगी, मतलब ग्रेटर देन 1 आएगा। तो Ti अपॉन T -1 आपका क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। यही तो हुआ, जब ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो 1 से ज्यादा की वैल्यू को -1 करोगे तो पॉजिटिव आएगी वैल्यू आपकी ये। तो आपका ओवरऑल म्यू जेटी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, कूलिंग इफेक्ट शो होगा, कूलिंग इफेक्ट शो करेगा। अब अगर आपका टेम्परेचर इज इक्वल टू इन्वर्जन टेम्परेचर हो गया, ये दोनों इक्वल हो गए, ठीक है, तो क्या हो गया, 0 से मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा भाई। जब आपका ये दोनों बराबर हो जाएंगे टेम्परेचर, ठीक है, तो आपका म्यू जेटी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके, तो आपका ये क्या आ गया, तो ये किसके लिए हो जाएगा, आइडियल बिहेवियर के लिए। जब दोनों टेम्परेचर बराबर है आपके तो म्यू जेटी क्या हो गया, 0। तो ये सब क्या आ गया, जूल थॉमसन कॉफिशिएंट के फॉर्मूले आ गए, ठीक है। अगर मैं जूल थॉमसन कॉफिशिएंट को सम अप करना चाहूं कि भाई इसमें अपने कीवर्ड क्या क्या है सारे, ठीक है, तो कीवर्ड हम क्या क्या लिख सकते हैं उसके अंदर, कि जूल थॉमसन जो अपना एक्सपेरिमेंट था उसमें क्या हो रहा है, एडियाबैटिक, पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, एडियाबैटिक एक्सपांशन ऑफ रियल गैस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। जब एडियाबैटिक एक्सपांशन करेंगे रियल गैस का तो गैस क्या शो करेगी, कूलिंग बिहेवियर शो करती है। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, जो जूल थॉमसन कॉफिशिएंट होता है वो आइसोएंथैल्पिक होता है, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा, जब आइडियल गैस का एडियाबैटिक एक्सपांशन करते हैं तो वहां पर इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या होता है, 0 होता है, इस वजह से वहां पे कूलिंग इफेक्ट वगैरह शो नहीं हो रहा है, ठीक है। और जो मेन इंपोर्टेंट पॉइंट क्या था अपना, कि जो रियल गैस में क्या होते हैं, वंडरवाल फोर्स होते हैं, उन वंडरवाल फोर्स को कम करने के लिए भाई आप जब एडियाबैटिक एक्सपांशन करा रहे हो, एडियाबैटिक का मतलब क्या हुआ, सिस्टम बाहर से हीट ले नहीं सकता, तो सिस्टम को जो वर्क होगा, वर्क एट द एक्सपेंस ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, सिस्टम को वर्क करने के लिए खुद की एनर्जी यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। उस एनर्जी की यूज करने की वजह से उसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। रियल गैस में क्या हो रहा है, वंडरवाल फोर्सेज होते हैं, वंडरवाल फोर्सेज को ओवरकम करने के लिए सिस्टम क्या करता है, अपनी इंटरनल एनर्जी यूज करता है, उस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। उस वंडरवाल फोर्स को ओवरकम करने के लिए सिस्टम अपनी एनर्जी यूज करता है, इस वजह से उसकी एनर्जी डिक्रीज होती है और टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, इस वजह से उसमें कूलिंग इफेक्ट शो हो रहा है, ठीक है। तो ये एडियाबैटिक एक्सपांशन को अगर आप की पॉइंट लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, पहला क्या हो जाएगा, एडियाबैटिक एक्सपांशन हो रहा है, ठीक है, एट द एक्सपांस ऑफ, एडियाबैटिक एक्सपांशन हो रहा है मतलब कूलिंग इफेक्ट हो रहा है, कूलिंग इफेक्ट शो कर रहा है, कूलिंग इफेक्ट शो कर रहा है, क्यों, ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस। और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि इसका एक पार्ट कहां जा रहा है, बिकॉज टू ओवरकम वंडरवाल फोर्स। भाई रियल गैस के अंदर वंडरवाल फोर्स होते हैं, अब आपको एक्सपांशन कराना है तो गैस के मॉलिक्यूल को दूर दूर जाना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। उस गैस के मॉलिक्यूल को सेपरेट करने के लिए हमें उनका जो वंडरवाल फोर्स है उसको डिक्रीज करना पड़ेगा। उसको डिक्रीज करने के लिए सिस्टम अपनी एनर्जी यूज करता है, उस वंडरवाल फोर्स को ओवरकम करने के लिए सिस्टम अपनी इंटरनल एनर्जी यूज कर रहा है। इससे क्या होगा, जो इंटरनल एनर्जी है सिस्टम की वो डिक्रीज होगी और टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। बट इन केस ऑफ आइडियल गैस, वहां पे जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो 0 है, क्योंकि आइडियल गैस के अंदर वंडरवाल फोर्स होते ही नहीं है, आइडियल गैस के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होती ही नहीं है। जब गैस के अंदर किसी तरह का इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन ही नहीं है, किसी तरह का वंडरवाल अट्रैक्शन ही नहीं है, तो आपको सिस्टम की इंटरनल एनर्जी यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। सिस्टम की इंटरनल एनर्जी जरूरत ही नहीं होगी, तो उसमें चेंज क्या होगा, 0 और नो कूलिंग इफेक्ट, ठीक है। तो आइडियल गैस किसी तरह का कूलिंग इफेक्ट शो नहीं करती, रियल गैस शो करती है। तो और आपने फिर बाद में इसका फॉर्मूला डिराइव कर ही लिया है कि म्यू जेटी बराबर, और क्या होता है, फोर्थ आइसोएंथैल्पिक होता है, कि जब एडियाबैटिक एक्सपांशन कराते हैं रियल गैस का तो उसमें क्या होता है, वो आइसोएंथैल्पिक होता है, जो इफेक्ट होता है आइसोएंथैल्पिक होता है, ठीक है।
जो आप जूल थॉम्सन एक्सपेरिमेंट होता है वो आइसोएंथैल्पिक होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, म्यू जेटी बराबर डीपी अपॉन डीटी अपॉन डीपी कांस्टेंट एंथैल्पी के ऊपर। म्यू जेटी का ये एक्सप्रेशन पूछ देता है सीधा कि जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट क्या होता है, ये होता है, ठीक है। ये पॉजिटिव होता है तब क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट होगा, नेगेटिव होगा तो हीटिंग इफेक्ट शो करेगा, जीरो हो गया मतलब वो आइडियल गैस बिहेवियर शो कर रहा है। तो जूल थॉम्सन एक्सपेरिमेंट पे सवाल पूछे जाते हैं, रीजनिंग पूछी जाती है, तो आपको समझ में आनी चाहिए क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। अब एक सवाल लिख लेते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर कैलकुलेट करने का हाइड्रोजन के लिए, ठीक है। तो एक सवाल दे रखा है कि वंडरवॉल कांस्टेंट दे रखे ए और बी फॉर हाइड्रोजन के लिए, ये और ये ए दे रखा है, ये बी दे रखा है। आपको पूछा है कि कैलकुलेट द इन्वर्जन टेम्परेचर, किसमें निकालना है, डिग्री सेंटीग्रेड में निकालना है, ठीक है। तो इन्वर्जन टेम्परेचर का फॉर्मूला क्या है आपके, इन्वर्जन टेम्परेचर क्या है, Ti इज इक्वल टू 2A अपॉन RB, यही तो है। आपको A की वैल्यू दे रखी है, B की वैल्यू दे रखी है और R आपको ये दे रखा है, और आपको क्या निकालना है, टेम्परेचर निकालना है, इन्वर्जन टेम्परेचर निकालना है डिग्री सेंटीग्रेड में। तो इसका आंसर क्या है आपका -42.28 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आंसर है। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका ये आंसर आना चाहिए, तो ये आप खुद सॉल्व करना। तो अब जो हमने पढ़ा अभी तक जूल थॉम्सन एक्सपेरिमेंट, जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट निकाला है, तो आपका काम क्या करना है, अब आपको आप इस पे शॉर्ट नोट्स बनाओ, आपको जो मेन कीवर्ड है वो आप लिखो, उन कीवर्ड को देखकर आप फिर पूरा एक्सप्लेन करो कि हाँ इसमें ऐसे ऐसे हो रहा है। कि आप कीवर्ड क्या आ गया, एडियाबैटिक एक्सपांशन आ गया, कूलिंग आ गया, तो एडियाबैटिक एक्सपांशन हो रहा है, तो एडियाबैटिक एक्सपांशन का मतलब क्या हुआ, हीट जीरो हो गई, एक्सपांशन करा रहे हैं मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर या वैक्यूम में जा रहे हैं, ठीक है। फिर दूसरा की पॉइंट क्या है, कूलिंग इफेक्ट हो रहा है, तो कूलिंग इफेक्ट क्यों शो कर रहा है, उसका रीजन फिर आपको दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि हाँ भाई इसमें वंडरवॉल गैस थी, तो वंडरवॉल गैस को ओवरकम करने के लिए सिस्टम ने अपनी इंटरनल एनर्जी यूज करी, इस वजह से उसमें टेम्परेचर डिक्रीज हो गया क्योंकि बाहर से हीट आ नहीं रही थी। फिर आइडल गैस के लिए जीरो क्यों नहीं होता, वो अपन ने डेरिवेशन सॉल्व करा। तो आपको इस तरह की रीजनिंग खुद सोचनी है, बस आपको करना क्या है, अपने हिसाब से अपने कीवर्ड बनाओ जिसको आप देख के उस पूरी चीज के बारे में एक्सप्लेन कर सको, ठीक है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गया, अब है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी और एंट्रोपी की बात होगी, ठीक है। तो वो कल की क्लास में होगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।